गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन ने रात को हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। देर रात अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, नवसारी, मेहसाणा समेत कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। अहमदाबाद समेत कई शहरों के अलग अलग इलाकों में कर्फ्यू लगा है। कल रात पटेल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हार्दिक पटेल को पहले हिरासत में लेने और फिर रिहा किए जाने के बाद कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू हुई। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गुजरात के सभी प्रजाजनों को मैं निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप शांति रखिए, सलामती का माहौल बनाइए। सरकारी संपत्ति वही हमारी संपत्ति है। पटेल समाज के गुस्साए लोगों ने कल रात अहमदाबाद के मॉडर्न बस स्टैंड को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा शहर के कई हिस्सों में हिंसा और आगजनी हुई। हालात तनावपूर्ण होते देख अहमदाबाद में कल रात 2 बजे के बाद से 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार ने रात को एहतियातन अहमदाबाद में इंटरनेट सेवा को रुकवा दिया ताकि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने से रोका जा सके। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर शिवानंद झा ने सेना बुलाने तक की मांग कर दी। हमारा जो सबसे अहम सपोर्ट है हमारा डिफेंस का, आर्मी का, उसकी भी हमने मांग नहीं की है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद अहमदाबाद में 13 साल बाद कर्फ्यू लगाया गया है। पटेल समाज के गुस्साए लोगों ने कल रात अहमदाबाद से 90 किलोमीटर दूर मेहसाणा में गुजरात के गृह राज्य मंत्री रजनीभाई पटेल के घर आगजनी की। उनके घर पर पत्थरबाजी और जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। रजनी पटेल के घर के अलावा मेहसाणा के कई इलाकों में भी जबरदस्त हिंसा हुई। रात को मेहसाणा के 3 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने मेहसाणा शहर, उंझा, विसनगर में कर्फ्यू लगाया। मेहसाणा प्रशासन को रात को ही अर्धसैनिक बलों को बुलाना पड़ा। देश में हिंदुओं की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है मुसलमानों की आबादी। ये खुलासा हुआ है धर्म के आधार पर जारी जनगणना के ताजा आंकड़े से। आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या 16.8% की दर से बढ़ी, जबकि मुसलमानों की जनसंख्या 24.6% की दर से। हालांकि 121 करोड़ की आबादी में अभी भी हिंदुओं का अनुपात 79.8% यानी कि 93 करोड़ 63 लाख और मुस्लिमों का अनुपात 14.2% यानी 17 करोड़ 22 लाख है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धर्म के आधार पर जनगणना के आंकड़े जारी कर चुनावी दांव खेला है, जिसका बिहार की 50 सीटों पर सीधा असर हो सकता है। वन रैंक वन पेंशन की मांग पर दिल्ली के जंतर मंतर पर 73 दिन से आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात करने वाले हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि सरकार 28 अगस्त को वन रैंक वन पेंशन का ऐलान कर सकती है। इसको लेकर सरकार में गहमा गहमी भी तेज हो गई है। मंगलवार को पहले रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की और उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अहम बैठक हुई। देश के 25 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले लंबे वक्त से वन रैंक वन पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ने पूर्व सैनिकों की ये मांग मान ली तो अलग अलग समय पर एक पद से रिटायर हुए सैनिकों को बराबर पेंशन मिलेगी। देश भर में एक टैक्स वाला जीएसटी बिल पास कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है केंद्र सरकार। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि इस बारे में कांग्रेस समेत सभी दलों से हो रही है बात। The government shall, if required, call the second part of the monsoon session in order to pass important legislations. I once again appeal to all political parties to please think in national interest and act in national interest. सरकार का दावा है कि अगर जीएसटी बिल पास नहीं हुआ तो देश को हर साल 2 लाख करोड़ का नुकसान होगा। यही वजह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली भी साफ साफ कह चुके हैं कि सरकार 1 अप्रैल 2016 तक जीएसटी बिल लाकर रहेगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की रैली में शामिल नहीं होंगी। इस रैली में राहुल गांधी के शामिल होने की भी संभावना कम है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर इस रैली से गांधी परिवार दूरी बना रहा है। 30 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने वाली इस रैली में कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद या सीपी जोशी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर दी है बीजेपी को चुनौती। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार चुनाव के बाद पार्टी मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से ऐसा आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है, इसलिए मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा।
ऐसी खबरें अपने हित में कुछ लोग फैला रहे हैं। मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों लगातार पार्टी विरोधी बयान दे रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार को देश का सबसे अच्छा सीएम बताने वाला बयान हो या कांग्रेसी सांसदों के निलंबन का विरोध। हर बार शत्रुघ्न अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं। राहुल आज जम्मू में रहेंगे और कल कश्मीर जाएंगे। राहुल आज पुंछ के बालाकोट में सीमा से सटे उन गांवों का भी दौरा करेंगे जहां 15 अगस्त को पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हो गए थे। राहुल आज शाम जम्मू में उन किसानों से भी मुलाकात करेंगे जिनकी फसलें बेमौसम बारिश की वजह से तबाह हो गयी। दक्षिण भारत में फिर खिला है बीजेपी का कमल। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए पहली बार बेंगलुरु महानगर पालिका चुनाव जीतने का कारनामा कर दिखाया है। बेंगलुरु की कुल 198 सीटों में बीजेपी ने 101 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 75, जेडीएस को 14 और निर्दलीय को 8 सीटें मिली है। बेंगलुरु में मिली जीत पर पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में मिली जीत से बीजेपी की हैट्रिक पूरी हो गयी। ये जीत विकास और सुशासन की जीत है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में रैलियां कर बीजेपी की मदद कर रहे हैं एएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी? ये सवाल खड़ा हुआ है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद। आज यही एमआईएम की ओवैसी जी पूरा प्रोत्साहन अमित शाह जी की तरफ से मिल रहा है। अभी बेंगलोर के चुनाव हुए, एमआईएम का कुछ है नहीं, वहाँ उन्होंने सीटें लड़ाई, महाराष्ट्र में सीटें लड़ाई और अब वो बिहार में सीटें लड़ाएंगे। ऐसा भाजपा का और तकरीर ओवैसी जी की। दिग्विजय सिंह के इस बयान से नाराज असदुद्दीन ओवैसी ने उनको मानहानि का नोटिस भेजने का फैसला किया है। यही नहीं, बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह के बयान को बेतुका बताया है। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंद्राणी मुखर्जी पर संपत्ति के विवाद में अपनी बहन शीना वोरा की हत्या का आरोप है। शीना वोरा की हत्या 2012 में हुई थी। उसके शव को रायगढ़ के जंगल में फेंक दिया गया था। कुछ दिनों पहले ही किसी ने मुंबई पुलिस को पूरी साजिश की खबर दी, जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले रायगढ़ पुलिस से शीना का शव मिलने की तस्दीक की और उसके बाद इंद्राणी मुखर्जी और उसके ड्राइवर श्याम राय को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत ने 31 अगस्त तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इंद्राणी मुखर्जी खुद भी मीडिया कंपनी आईएनएक्स की सीईओ रह चुकी हैं। विवादों में घिरी स्वघोषित धर्मगुरु राधे से आज फिर पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस। राधे को आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच मुंबई के कांदीवली थाने में पेश होना है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक पिछले बुधवार जब राधे थाने में हाजिरी लगाने आई थी तो पुलिस ने उनसे 20 मिनट में 23 सवाल पूछे थे। राधे पर मुंबई के मशहूर MM मिठाईवाला परिवार की बहू निकी गुप्ता ने परिवार के साथ मिलकर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 2 हफ्ते की रोक लगाई है। इसके अलावा भी अभिनेत्री डॉली बिंद्रा, वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट समेत कई लोगों ने राधिमा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। ये तस्वीरें कर्नाटक के मैंगलोर की है। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि ये अपनी एक हिंदू सहकर्मी के साथ कार में जा रहा था। युवती और युवक दोनों एक मॉल में साथ काम करते हैं। मैंगलोर के अट्टावार इलाके में इन गुंडों ने युवक को कार से बाहर खींचकर निकाला और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। महिला सहकर्मी से भी गुंडों ने बदसलूकी की। एक निजी न्यूज चैनल पर तस्वीरें दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें इंदौर के मानपुर टोल बूथ की हैं। आरोप है कि मध्य प्रदेश के धार से बीजेपी विधायक कालू सिंह यहाँ टोल मांगे जाने पर भड़क गए और अपने समर्थकों के साथ मिलकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। विधायक और उनके कार्यकर्ताओं पर टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप भी लगा है। विधायक कालू सिंह ने इसके बाद थाने पहुंचकर 3 टोल कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी। विधायक का खौफ ऐसा है कि सीसीटीवी तस्वीरें सामने आने के बावजूद टोल बूथ प्रबंधन ने अब तक किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में संशोधन करते हुए कहा है कि अगर अंसल बंधु 3 महीने के अंदर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना भर पाते हैं तो उन्हें 1 के बजाय 2 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले 19 अगस्त को कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल की बढ़ती उम्र की वजह से उन्हें सिर्फ 30 करोड़ का जुर्माना भरकर रिहा करने के आदेश दिए थे। अंसल बंधु को ये रकम 3 महीने के अंदर दिल्ली सरकार के पास जमा करनी थी। आपको बता दें कि 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। बाहरी दिल्ली के महावीर अस्पताल के बाहर खड़ी ये वही वैन है जिसमें मंगलवार शाम कुछ कैदियों को कोर्ट में पेशी के बाद वापस तिहाड़ जेल लाया जा रहा था।
लेकिन जेल पहुंचने से पहले ही कैदियों में खूनी झड़प हो गई। आरोप है कि वैन के अंदर ही गैंगस्टर नीरज बवाना और उसके साथियों ने नीतू दाबोदिया गैंग के 2 कैदियों पारस और प्रदीप को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। नीरज बवाना और नीतू दाबोदिया दिल्ली के 2 बड़े गैंगस्टर माने जाते हैं। हालांकि नीतू दाबोदिया पहले ही पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है और उसकी जगह पारस गैंग की कमान संभाल रहा था। फिलहाल पुलिस ने पारस और प्रदीप की हत्या के आरोप में नीरज बवाना और उसके 6 साथियों को हिरासत में लिया है। मंगलवार को मुंबई हवाई अड्डे पर सऊदी अरब की महिला नागरिक ने टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म। एयरपोर्ट स्टाफ ने मां और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के इलाहाबाद में एक युवती के साथ निर्भया कांड जैसी दरिंदगी सामने आई है। बताया जा रहा है कि रविवार को यहां अनिल नाम के आरोपी ने सिलाई सेंटर जा रही एक युवती को पहले अगवा किया और फिर कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ दरिंदगी की। पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपी ने लात घूंसों से पिटाई की। इसके बाद आरोपी जख्मी हालत में पीड़िता को अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण और रेप में इस्तेमाल की गई कार को भी बरामद कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ मुकेश कुमार मीणा के बीच खिंच सकती है तलवार। मुकेश कुमार मीणा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने मीणा को भ्रष्ट बताया था। मीणा ने इसे पुलिस अफसर का अपमान बताया है। 8 जून को एक निहायत ही भ्रष्ट अफसर को एसीबी का चीफ बना के भेज दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्स से कब्जा कर लिया गया एसीबी को। इससे किसका फायदा हुआ? हमारा फायदा हुआ, केंद्र सरकार का फायदा हुआ, दिल्ली सरकार का फायदा हुआ, जनता का फायदा हुआ। किसका फायदा हुआ? दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा यूज करना शोभा नहीं देता। पर्सनल अटैक जो मुख्यमंत्री जी हम पे कर रहे हैं, अगर इस तरह कंटिन्यू रहा तो मैं बाध्य हो जाऊंगा कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए। हैदराबाद में प्याज की सरकारी दुकानों पर मुनाफाखोरों और बिचौलियों से बचने के लिए पहचान पत्र लाना जरूरी बना दिया गया है। यही नहीं, प्याज देने के बाद लोगों की उंगलियों पर स्याही भी लगाई जा रही है। ये वही स्याही है जो वोटिंग के दौरान इस्तेमाल होती है। हैदराबाद की मंडियों में प्याज 60 रुपए किलो पार कर चुका है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए सरकार 20 रुपए किलो की दर से प्याज बेच रही है। मुंबई में फिल्म सिंग इज ब्लिंग के गाने की शूटिंग के दौरान आग में झुलसने से बचे अक्षय कुमार। शूटिंग के दौरान अक्षय को इस फायर लूप से कूदना था। अक्षय ने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस की थी, लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो उनके पैर का पिछला हिस्सा फायर लूप से टकरा गया और अक्षय आग के गोले के साथ जमीन पर गिर पड़े। उनकी पीठ पर आग भी लग गई, लेकिन क्रू मेंबर्स ने बिना देरी किए आग बुझाई और बड़ा हादसा होते होते टल गया। निर्देशक संजय गुप्ता की इसी फिल्म के जरिए ऐश्वर्या राय 5 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करेंगी। मंगलवार को दिल्ली में बड़े धूमधाम से जज्बा का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी। 9 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म में ऐश्वर्या राय पहली बार इरफान खान के साथ नजर आएंगी। वो सब जानता है योहान। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, सब कुछ। फिल्म में ऐश्वर्या वकील बनी है, जबकि इरफान पुलिस वाले। इन दोनों के अलावा शबाना आजमी, जैकी श्रॉफ और अतुल कुलकर्णी ने भी फिल्म में अहम किरदार निभाया है। तेरा केस भी एक मां लड़ रही है, वकील नहीं। हम न छोड़े, तारों को नहीं छोड़े, आसमां फोड़े, we will rock the world। ये है मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म कैलेंडर गर्ल्स का गाना, जिसे मंगलवार को रिलीज किया गया। ये फिल्म रिलीज से पहले ही अपने बोल्ड कंटेंट्स के लिए चर्चा में है। डायरेक्टर मधुर भंडारकर का कहना है कि उन्होंने उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कैलेंडर गर्ल्स से प्रेरणा लेकर ये फिल्म बनाई है। फिल्म में आकांक्षा पुरी, कायरा दत्त, अवनी मोदी, रूही सिंह, सतरूपा कानिये ने मुख्य किरदार निभाया है। कैलेंडर गर्ल्स 25 सितंबर को रिलीज होगी। ये तस्वीरें इराक और सीरिया के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने जारी की है। देखिए कैसे आईएस के आतंकियों ने रविवार को सीरिया के प्राचीन शहर पलमायरा में मौजूद बालशेमिन के मंदिर को विस्फोटकों से उड़ा दिया। ये मंदिर 2000 साल पुराना था। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे युद्ध अपराध बताया है। आईएस ने हाल ही में इस मंदिर के चीफ आर्कियोलॉजिस्ट खालिद अल असद का भी सर कलम कर दिया था।